अध्याय 1186 ड्रैगन के अंडे और लूट। दाना उन्हें झाड़ने ही वाली थी कि उसने देखा कि शाखाएं उसके सिर से चिपकी हुई थीं, और जब वह उत्साहित होती थी तो पत्तियां फड़फड़ाती थीं। मुझे नहीं पता कि अंडे सही जगह पर हैं या नहीं, जिससे उन्हें फूटने में मदद मिलेगी या नहीं, मुझे बाद में काल से पूछना होगा। लेकिन वह चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं कि ड्रैगन के अंडे आने वाले हैं। दाना ने उसे बताया। समझ गया। बाकी सब अब ड्रैगन के अंडों की खजाने की खोज में निकल पड़े हैं। हमें उन्हें ढूंढने के लिए किसी को ज़मीन के नीचे भेजना होगा, और शायद लाइब्रेरी में भी। क्या तुम्हें पता है कि ये ड्रैगन किस प्रजाति के थे? बटन ने पूछा। कोई भी क्रोमेटिक ड्रैगन नहीं है, और वे सभी विभिन्न बायोम में शिविरों के पास हैं, पहाड़ी शहर के लोगों को छोड़कर जो रत्नों के ढेर पर पाक में हैं। काल ने सिस्टम संदेश के साथ दाना को सूचित किया। दाना ने छोटे अजगर को गले लगा लिया। वे सब कैंपों के पास हैं, लेकिन कुछ भूमिगत शहर में भी हैं। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि वह कहाँ है। दाना को नहीं पता था। जब से इसका जीर्णोद्धार हुआ था तब से वह यहाँ नहीं आई थी, और टिनी वर्ल्ड उसकी याद से कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम में से कितने लोग हैं? उसने छोटे अजगर का पीछा करते हुए पूछा। कुल मिलाकर लगभग 100। सभी ड्रैगन नहीं, ज्यादातर जानवर, कुछ कल्पित बौने वगैरह के साथ। मेरी बहन यहीं कहीं है, शायद दलदल में। उसे नमी पसंद है, बटन ने बताया। वह दाना को झील के किनारे ले गई, एक शिविर के पास, जहां एल्व्स का एक जोड़ा और एक ड्रैगनकिन महिला धब्बेदार नीले अंडों के ढेर पर उलझे हुए थे। ओह, आप अंडों की जांच करना चाहते थे? दाना को एहसास हुआ। बटन उलझन में लग रहा था। नहीं, वो संभाल लेंगे। चलो स्विमिंग करते हैं। मैंने कल ही सबसे प्यारा स्विमिंग सूट बनाया था। क्या तुम्हारे पास है? अगर नहीं, तो यहाँ सब लड़कियां हैं, स्किनी डुबकी लगाने में शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्विमसूट नहीं पहनता, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसने समझाया। दाना ने आह भरी। शायद प्रकृति पुजारियों की मानसिक प्रोग्रामिंग में तात्कालिकता की भावना ही नहीं थी। ये तो लोड से भी कम समय सीमा की चिंता करती प्रतीत हुई। काल, मैं बटन के साथ तैरने जा रही हूँ, फिर बाकी केयरटेकर से मिलूंगी। क्या तुमने वहाँ सब कुछ संभाल लिया है? उसने पूछा। हाँ, हम ठीक हैं। उन्होंने भूमिगत रास्ता साफ कर दिया है। ये बस एक पुराना अड्डा था जिसका उन्होंने विस्तार किया था। बस कुछ साइड सुरंगें बची हैं और अब वे सब खाली हैं। तैराकी का आनंद लें। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो मैं आज रात आपके साथ आऊँगा। दाना हंस पड़ी। अगर बाकी सब भी लोट्स और बटन की तरह ही बेढंगे होते तो शायद अंधेरा होते होते वो भी स्नैक्स के ढेर में लिपटी होती। ठीक है, हमारे पास खेलने के लिए बाकी दिन है, दाना ने युवा ड्रैगन को सूचित किया। जीत, बाकी लोग हमेशा घर का काम और जिम्मेदारी वाले काम करना चाहते हैं। जब दाना और बटन झील में खेल रहे थे, काल ने कुछ मिनट इस महाद्वीप पर जादू के इस्तेमाल को दबाने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। अगर आप पहले से ही जादू का इस्तेमाल कर सकते थे तो ये प्रभाव सूक्ष्म था, लेकिन ये यहाँ किसी के भी विकास को प्रभावी रूप से सीमित कर देता। केवल कुछ मिनटों के ध्यान ने उसे एक सामान्य दिशा दी, और काल ने अपने ड्रैगन रूप के पंख फैलाकर सबसे मजबूत बिंदु की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये बताना मुश्किल था कि वहां पहुंचने तक उसे कितनी दूर जाना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके केंद्र में प्रभाव कितना प्रबल होना चाहिए। लेकिन वह जितना आगे उड़ता गया उतना ही स्पष्ट होता गया कि उत्तर पूर्व की ओर ग्लैड की ओर बढ़ना ही सही विकल्प था। तभी काल को एक शानदार विचार सूझा। वह पहले भी ग्लैड जा चुका था, हालांकि वस्तुतः बहुत समय बीत चुका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब वह वहां एक द्वार नहीं खोल सकता था। उसके पास अभी भी स्थानिक जागरूकता का पर्याप्त ज्ञान था। एल्वेन गांव ग्लैड के पेड़ों से 1000 मीटर ऊपर पोर्टल खोलने के लिए एक विचार ही काफी था, लेकिन यह वैसा कुछ नहीं था जैसा काल को याद था। विशाल पेड़ गायब हो चुके थे, पेड़ों के किलों और लटकते पुलों से बना एल्वेन शहर अब नहीं रहा। उसकी जगह वह एक शत विकसित युद्ध क्षेत्र था जो पहले के विशाल जंगल के टूटे हुए ठूंठों के आसपास धीरे धीरे फिर से उग रहा था। वहां अभी भी हजारों एल्व्स मौजूद थे जो तंबुओं में दुबके हुए थे और निराश दिख रहे थे। अब ये गांव नहीं बल्कि शरणार्थी शिविर बन गया है। काल जब कैंप के किनारे पर उतरा तो उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति उसका बचाव करने या उसका स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। वे बस वहीं बैठे रहे, अपनी किस्मत का इंतजार करते रहे। इस बार वह अपने प्राकृतिक रूप में लौट आया, उसका वह रूप जिसे उन्होंने पहली बार देखा होगा, ताकि हो सकता है कि दीर्घायु प्रजातियों में से किसी को उसकी याद आ जाए। काल को वास्तव में यह नहीं पता था कि कल्पित बौने कितने समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ पहले एक वन ड्रैगन था और वह उसे याद कर सकती है। क्या ये ग्लैड है? काल ने शिविर में पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला से पूछा। ग्लैड तो 100 साल से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि तुम वहां जरूर पहुंचोगे जहां वह कभी था। बुजुर्ग एल्फ ने सहमति जताई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या हुआ, या तुम उस इलाके के नहीं थे? काल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने आह भरी और उसे बैठने का इशारा किया।
काल ने थोर के कमरे से ट्रेल मिक्स का एक पैकेट निकाला, क्योंकि एल्व्स शाकाहारी थे और ज्यादातर बेग्ड सामान में या तो अंडे या दूध होता था। आमतौर पर दोनों होते थे, साथ में चीनी भी, क्योंकि लोट्स उन्हें बनाता था। अन्य एल्व्स ने भोजन के छोटे थैले की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और काल को एहसास हुआ कि यहाँ हालात उससे भी बदतर थे जितना उन्होंने देखा था। कैरा ने उसे मन ही मन झकझोरा। थोर के कमरे में चावल और बीन्स के बैग रखे हैं। टेसा उन्हें पहले से बना लेती है और वह उसके लिए उन्हें संभाल कर रखता है। सिर्फ कुछ थैलियां ही नहीं, बल्कि थोर के घर में सचमुच टनों चावल और दालें रखी हुई थीं, किसी आपात स्थिति के लिए जो कभी हो भी सकती है और नहीं भी। काल ने सर्वव्यापी पादरी भोजन की 2 30 किलो की बोरियां निकालीं और शरणार्थियों को उन्हें लेने के लिए बुलाया। वह कम से कम इतनी मदद तो कर ही सकता था। क्या आपके पास खाना पकाने के बर्तन हैं? अगर नहीं, तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, काल ने कहा। एल्व्स ने शिविर के चारों ओर देखा, फिर भौहें सिकोड़ लीं। कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि सबके लिए खाना बना सके। काल मुस्कुराया और तियान को पृथ्वी हेरफेर का उपयोग करके 2 विशाल धातु के बर्तन बनाने की अनुमति दी। ये तो ठीक होंगे। ये लो, ये अंगूठी भी लो, इससे पानी बनता है। तुम मन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? बैग लेने आए बूढ़े आदमी ने काल को आंख मारी। हमारी हालत भले ही खराब हो, लेकिन हम फिर भी एल्व्स हैं। मैं इतना जादू कर सकता हूँ कि चावल उबालने लायक पानी बना सकूं। लेकिन दैत्यों ने हमारे सभी असली जादूगरों और पुरोहितों को मार डाला, इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो खाना बना सके। जंगल नष्ट हो जाने से कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो गया है। बुढ़िया ने आह भरी और सिर हिलाया। 1000 साल से भी ज्यादा पहले टाइटन देवताओं ने इस महाद्वीप पर एक पवित्र युद्ध की घोषणा की थी। उनके अमर देवताओं ने ग्रह पर मौजूद मानस को दबा दिया था, इसलिए हम उनका सामना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने महाद्वीप के बीचों बीच सल्लो झील के पास कहीं से शुरुआत की थी। युद्ध से पहले वह विशाल क्षेत्र नहीं था, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आए थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, हमारे जादूगरों के लिए हर दिन महान जादू का इस्तेमाल करना मुश्किल होता गया। उन्हें महाद्वीप पार करने में 100 साल लग गए और पुरानी सभ्यताएं उनके अथक हमलों के आगे ढह गईं। फिर वे झील की ओर चले गए और महाद्वीप के केंद्र को अपना नया राष्ट्र बना लिया। लेकिन वे अभी भी पूरे महाद्वीप में सेनाएं भेजते हैं और उन लोगों की तलाश करते हैं जो उनके तोड़े हुए सामान की मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हों। वे कभी कभी लोगों को चुरा लेते हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि विशाल शहरों में कोई गुलाम नहीं है, इसलिए वे शायद उन्हें खा रहे हैं। वे असभ्य हैं। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। सुप्रीम लेडी मटिल्डा, डार्कलाइट होस्ट की कैश ड्रैगन एल्डर, ने मुझे यहाँ आने और यह पता लगाने के लिए कहा कि महाद्वीप की सिस्टम तक पहुँच में क्या गड़बड़ है। हमने पाया है कि ज़्यादातर जादू ही प्रतिबंधित है, क्योंकि हम कुछ योद्धाओं के लिए सिस्टम एक्सेस बहाल करने में कामयाब रहे। एक बार जब मुझे समस्या का स्रोत मिल जाएगा, तो मैं या तो इसे ठीक कर दूंगा या सर्वोच्च देवी को बुलाकर इसे मेरे लिए हल करवा दूंगा। एक अधेड़ उम्र के एल्फ ने पूछा। प्राचीन अराजकता ने हम पर अपना बोझ डाल दिया है। काल ने सिर हिलाया। वह फिर से जाग गई है और आपकी स्थिति ने उसे उलझन में डाल दिया है, क्योंकि यह ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है और अराजकता से प्रभावित नहीं है, उसके लिए नई और दिलचस्प होती है। इसलिए उसने मुझे इससे निपटने के लिए भेजा है, जबकि वह ड्रैगन द्वीप समूह में अपने सामान्य काम निपटा रही है। काल के बगल में बैठा बुजुर्ग एल्फ मुस्कुराया। क्या वो सचमुच कुछ कर रही है? काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन वह अमर लोक के इस दुनिया में घुसकर लोगों को गुलाम बनाने की सारी कोशिशों को रोक देती है। मुझे संदेह है कि टाइटन्स किसी अन्य नश्वर क्षेत्र की दुनिया से आए थे, और इसीलिए उसने उन्हें तब तक नहीं पकड़ा जब तक कि यहाँ उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं हो गई कि लोगों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। 1000 साल पहले वह दुनिया के जादू में मंदी के दौरान ज्यादातर सोती रहती थी और दुनिया भर में होने वाली हर चीज पर ध्यान नहीं देती थी। एल्फ के चेहरे पर एक पुरानी यादों का भाव आ गया। मुझे नहीं लगता कि आप हमें उसके पास भेज सकते हैं। कैश ड्रैगन हमेशा हमारी जरूरत के समय में एल्व्स का दोस्त रहा है, उसने पूछा। काल मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं। बाकी लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, फिर मैं तुम सबको उसके शहर भेज दूंगा ताकि तुम जाकर उससे सीधे बात करने के लिए याचिका दायर कर सको। क्या कैश ड्रैगन एल्व्स को खाते हैं? हॉक ने पूछा। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि वह उन लोगों के समूह से क्या चाहेगी जिनके पास कोई शक्ति नहीं है। नहीं, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए वह उनसे इतनी देर तक बात कर सकती है कि वे चीज़ों को समझने लगें, कैरा ने समझाया। उस वक्त हॉक ने उस बातचीत की परवाह करना छोड़ दिया। वह थोर को लगभग जिंदगी भर से जानता था और फिर भी उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाया था। यह शायद कैस की कोई चीज़ होगी जिससे उसका कोई लगाव नहीं था। कैरा ने सोचा कि वह ये बताए कि हॉक को महत्वपूर्ण लोगों के नाम याद रखने में भी कठिनाई होती है, लेकिन ये बात उसे बहुत बुरी लगी। बाकी सभी प्रजातियों के विपरीत विंडस्पीड हॉक प्रजाति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए नहीं जानी जाती थी।
कॉमन रैंक में यह एक बेहद घातक शिकारी पक्षी था, लेकिन लाइटनिंग सेरो भी कहीं ज्यादा चतुर माने जाते थे और शिकारियों से बचने के लिए जटिल रक्षात्मक रणनीति अपनाने में सक्षम थे। इतने विकास के बाद भी हॉक की विचार प्रक्रिया अभी भी कुछ हद तक सरल थी, किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा, लेकिन बेहद एकनिष्ठ और केंद्रित, और अग्नि जादू के अलावा कोई बहुत ज्यादा नवीन नहीं। शायद मिस्टिक कुकिंग सीखना उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे भोजन को बेहतर बनाने के लिए सामग्री के नए मिश्रण विकसित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। एल्व्स ने भोजन को तेजी से पकाने के लिए अपने जन्मजात प्राकृतिक जादू का उपयोग किया तथा संभवतः सीमित सामग्री के साथ स्वाद में सुधार किया, जिसके कारण उन्हें 30 मिनट से भी कम समय में भोजन मिल गया। काल को यह आभास हुआ कि वे वास्तव में भोजन जल्दी जल्दी कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे भोजन समाप्त कर लेंगे इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले और उन्हें साइहोसासा वापस न ले आए। लेकिन वह पोर्टल्स का उपयोग कर सकता था और उन्हें सीधे मटिल्डा तक भेजना कोई बड़ी बात नहीं थी। काम पूरा होते ही कल्पित बॉनो ने अपना डेरा समेट लिया, जो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले भी दर्जनों बार इस प्रक्रिया का अभ्यास किया हो। जाहिर है वे यहाँ कुछ समय से थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही सारा सामान पैक्सों या संकरी गाड़ियों में लादकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें सुप्रीम लेडी के पास खड़ा करूंगा। वह मेरी गिल्ड मेंबर है, इसलिए मैं उसे निशाना बना सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ खड़ी है। वास्तव में यह शायद कोई अच्छा विचार नहीं है। मैं आपको सीधे साइहोसासा छोड़ने नहीं गया, लेकिन मैं आपको ड्रैगन द्वीप पर स्थित द्रोध तक ले जा सकता हूँ और हमारे किसी सदस्य को वहां से आपको आगे भेज सकता हूँ, काल ने समझाया। सिद्धांततः उन्हें सीधे सुप्रीम लेडी के पास भेजना आसान लग रहा था, लेकिन जब उसे ये ख्याल आया कि शायद वह घर पर नहीं होगी और वह एल्व्स को गलत महाद्वीप पर या यहाँ तक कि कैस प्लेन में भी फेंक सकता है, तो यह विचार उसे कम आकर्षक लगा। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो उसे संभवतः स्वयं जाकर उससे मिलना चाहिए। काल ने द्रोध पर पोर्टल मंत्र डालना शुरू किया और तुरंत ही उसे जादू के प्रयोग के प्रति सबसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कारा, थोड़ी सहायता चाहिए। कैस बेजर ने उसके चारों ओर एक नुलिफाइड बुलबुला बनाया जिससे प्रभाव कम हो गया। इससे पोर्टल आसानी से बन गया, द्रोध के मुख्य द्वार के ठीक बाहर। काल ने शहर के पहरेदारों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर उन्हें कुछ सोने के सिक्के फेंके। क्या आप इन अच्छे मेहमानों को घर तक ले जा सकते हैं? मैं किसी को सर्वोच्च महिला से संपर्क करने के लिए कहूंगा, क्योंकि वे सीधे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं, काल ने समझाया। बिल्कुल महोदय। देवियों, सज्जनों, कृपया इसी तरफ आइए। हम आपको फिलहाल क्राफ्टिंग विलेज में बसा देंगे क्योंकि वहां सबके रहने की व्यवस्था है। काल कुछ ही मिनटों में आपकी मदद के लिए किसी को यहां भेज देगा। गार्ड मान गया। काल की नजरों से ओझल एक बूढ़ी औरत जैसी आवाज ने जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अंदर देख लूंगी। तुमने कहाँ कहा था कि उन्हें होना चाहिए? ओह, लाइब्रेरियन सैफायर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। काल पोर्टल के दूसरी तरफ है और वह कह रहा है कि उन्हें सीधे सुप्रीम लेडी से बात करनी होगी। गार्ड ने जवाब दिया। उसे बहुत राहत मिली कि उसे किसी को कैश ड्रैगन लाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सफायर, इससे पहले कि मैं फिर से भाग जाऊं, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? काल ने पुकारा। बहुत अच्छा, हमारे पास लाइब्रेरी से शिलालेखकर्ता आ गए हैं और वे उन्नत योद्धाओं, पादरियों और जादूगरों के लिए आवश्यक कौशल पर अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। जादूगरी अभी भी थोड़ी अस्पष्ट है क्योंकि हर जादूगर हमारे द्वारा खोजे गए उन्नत मंत्रों के अनुकूल नहीं है, लेकिन उन्नत योद्धाओं की तुलना में यहाँ अधिक उन्नत जादूगर वर्ग के निवासी भी हैं, इसलिए वे हमारी सबसे बड़ी चिंता नहीं हैं, उसने जवाब दिया, फिर भौहें चढ़ा दीं। आप कब तक यहाँ रहेंगे? हम आपकी विशेषज्ञता का उपयोग यहाँ भी कर सकते हैं। काल मुस्कुराया, हालांकि उसे पता था कि वह उससे मिल नहीं पाएगी। बस कुछ हफ्ते, यहाँ काम खत्म होने के बाद हम शादी के लिए वापस आएंगे और फिर मैं प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा मदद कर सकूंगा। आखिरी एल्व्स के गुजरते ही पोर्टल बंद हो गया और सैफायर ने कंधे उचका दिए। काल वहाँ जो भी कर रहा होगा, ज़रूर उसमें व्यस्त होगा। लेकिन निया महाद्वीप पर काल ने खुद को दर्जनों उग्र भाव वाले ड्रैगन योद्धाओं से घिरा पाया। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। द्वार के पत्थर लौटा दो तो शायद हम तुम्हें जल्दी मौत दे देंगे, समूह के नेता ने मांग की। काल हंसा, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने दूसरी तरफ के पत्थर तोड़ दिए हैं, तुम कभी घर नहीं जा पाओगे। ड्रैगनकिन जवाब देने ही वाला था कि तभी और अधिक द्वार खुल गए और 4 भुजाओं और विशाल शरीर वाले 5 टोटेम रैंक वाले दानव वहां से गुजरे। अच्छा, देखो यहाँ क्या हो रहा है। ड्रैगन हंटर्स और डेमन्स के बीच थोड़ी सी तकरार है ना? बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वैसे भी तुम सब एक ही जगह पहुंचते हो। गहरे रंग वाले दानव ने घोषणा की, फिर गंभीर स्वर में हंसा। ड्रैगनकिन ने दिग्गजों का सामना किया, जबकि काल ने अपनी थोड़ी को थपथपाया और अपने अगले कदम पर विचार करने लगा। इससे पहले कि हम इसका मज़ेदार हिस्सा शुरू करें, मेरा एक सवाल है।
महाद्वीप पर जादू को दबाने वाला कौन सा समूह है? यह एक साइज ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनने जैसा है। बहुत असहज, काल ने मजाक किया। ड्रैगनकिन उलझन में दिखे, लेकिन जायंट्स ने उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि हम इन तुच्छ प्राणियों को अपनी मूर्खतापूर्ण चालें यूं ही चलने देंगे? हम तुम्हारी तरह दयनीय, अल्पायु प्रजाति नहीं हैं। हमें याद है, दानव ने जवाब दिया। तो ये टाइटन देवताओं के अनुयायी हैं। इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। इससे ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि जिन ड्रैगनकिन को जायंट्स ने ड्रैगन हंटर्स कहा था, वे यहाँ क्या कर रहे थे और वे इस महाद्वीप पर कब से काम कर रहे थे? हो सकता है कि मटिल्डा के सुरक्षात्मक जाल से और भी कुछ चीजें निकल रही हों जिसकी जानकारी कैस ड्रैगन को नहीं थी। या हो सकता है कि वे सभी नश्वर दुनिया से हों और वह उनके बारे में चिंतित नहीं थी। प्रारंभिक समूह के पीछे और भी दिग्गज आए, लेकिन वे सभी सम्राट और अधिपति थे, जो काल के लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं था। हमारे रास्ते से हट जाओ और हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, चोर। ड्रैगनकिन के नेता ने फुसफुसाया। काल ने सिर हिलाया। मैं उन पर हमला नहीं करता जो मुझ पर हमला नहीं करते। यह एक अच्छी भावना थी। यह एक सरासर झूठ है, लेकिन एक अच्छी भावना है। जायंट्स के नेता ने एक 2 हाथ वाला हथौड़ा तैयार किया, जिससे काल को पता चला कि उनके पास इन्वेंट्री या शायद स्टोरेज डिवाइस जैसा कुछ है। अगर वे इस दुनिया से नहीं थे तो शायद उनके पास सिस्टम क्लासेस भी नहीं थे और काल को उनके पास होने के कोई और संकेत नहीं मिले। तभी विशालकाय व्यक्ति ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया और बल की एक लहर काल और ड्रैगनकिन की ओर दौड़ी। ग्रेविटी स्लैम्प को सक्रिय करने के लिए काल के पैर के एक धमाके से उनके बीच में टक्कर हो गई और हवा में मिट्टी उछल गई, जिससे युद्धक्षेत्र छाया में बदल गया, क्योंकि हॉक आसमान में ऊपर दिखाई दिया और कैरा लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने स्थान से बाहर निकल गई। उसे बड़े बेवकूफ़ दिग्गजों को परेशान करना बहुत पसंद था। काल ने वापस विश्व ड्रैगन के अवतार में रूपांतरित होकर अपने सभी बफ्स सक्रिय कर दिए ताकि वह लड़ाई शुरू कर सके। दैत्यों ने उसके रूपांतरित होते ही कोसना शुरू कर दिया और सभी टोटेम ड्रैगनकिन पर हमला छोड़कर उसे निशाना बनाने लगे। काल ने अपने गोलेम को बुलाया। पहले एपिक गार्ड, फिर डायबियस, जो 4 हो गए। फिर एपिक गोलेम, जिससे एक सिस्टम मैसेज आया जिसे काल के पास संभालने का समय नहीं था, क्योंकि वह जायंट्स के कौशल को रोकने के लिए वॉर्ड ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रहा था। यादृच्छिक, उसने सोचा। महाकाव्य गोलेम चयनित माइसेलॉइड राजा। 2 विशालकाय माइसेलॉइड अपनी पूरी फंगल महिमा के साथ प्रकट हुए और जैसे ही कौशल उनके शरीर में टकराए, उन्होंने तुरंत युद्ध के मैदान पर बीजाणुओं की वर्षा कर दी। कैरा ने हंसते हुए एक बीजाणु को एक विशालकाय किल्ट में भरने के लिए उठाया। क्षति कम करने से उन्हें बीजाणु फैलाने से नहीं रोका जा सकता। बेजा हंसा। लेकिन आप भूल गए कि आपको दाना से मोर गोलेम स्पेल मिला है, उसने कहा। ठीक है, ग्रेट गोलेम। काल ने अंतिम गोलेम को बुलाया और 4 टोटेम रैंक्ड लाइटनिंग सेरो प्रकट हुए, जो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे थोर बेहेमोथ में विकसित होने से पहले दिखते थे। हाँ, भाई थोर वापस आ गया है, बेबी। कैरा खिलखिलाकर हंसी। वह बख्तरबंद सिर का किनारा प्रतिशोध से बचने के लिए एकदम सही स्थान था जब उसने जायंट्स के किल्ट्स में खुजली वाले बीजाणु भर दिए थे। काल हंसा जब एक दानव बेजर द्वारा अनुचित तरीके से छुए जाने पर हताश होकर दहाड़ा। फिर उसने स्पेक्ट्रल नाइट्स को बुलाया। दिग्गज लड़ाई चाहते थे, अब उनके पास एक लड़ाई थी। काल के मन में और अधिक विचार आने लगे और वह ग्रेटर गोलेम्स के अनुसार समूह के सबसे कमजोर सदस्यों के चारों ओर एक रक्षात्मक परिधि की रणनीति बनाने लगा। कारा और एपिक गार्ड। धिक्कार है दुनिया के ड्रैगन। दमन के बावजूद वह अपना सारा जादू इस्तेमाल कर सकता है। दिग्गजों के नेता ने गुर्राते हुए काल के उसके चेहरे को काटने के प्रयास को चकमा दिया। इसमें ज़रूरत से कई गुना ज्यादा मान लगा और वे अभी तक प्रभाव के केंद्र में भी नहीं थे। लेकिन हाँ, काल अभी भी गोलेम को अच्छी तरह से बुला सकता था। हालांकि अगर वह शून्य विस्फोट स्पैमिंग जारी रखता तो उसे अपने विशाल मान भंडार के साथ भी अपने मान की आपूर्ति को बढ़ाना पड़ता। सौभाग्य से सभी दानव योद्धा थे, इसलिए उन्हें बहुत अधिक जटिल मंत्र प्रभावों से नहीं जूझना पड़ा। उन्हें ज्यादातर प्रत्यक्ष आक्रमण ही करने पड़े। गोलेम बाकी दिग्गजों को रोकने में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बड़े गोलेम के विचारों की निरंतर धारा आश्चर्यजनक थी। काल ने माइसेलॉइड राजाओं के विचार भी नहीं सुने और वह जानता था कि वे बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से किसी ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसकी चमकती हुई रंग बिरंगी भाषा वह समझ नहीं पा रहा था। फिर ये बात उसके दिमाग में आई। वे सेरो थे। सेरोपैक्स में एक मानसिक संबंध था। यह उस प्रजाति की एक जन्मजात क्षमता थी और काल ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह उसके वर्ग द्वारा प्रदान किया गया एक कौशल भी था। इसलिए गोलेम्स उसे अपने समूह का हिस्सा मानते थे और गोलेम्स असली सेरो के इतने करीब थे कि मानसिक संचार काम कर गया। काल ने यह देखा कि उनकी रिफ्रेशिंग लाइटनिंग या तो गायब थी या अनंत लाइटनिंग द्वारा प्रतिस्थापित हो गई थी। वह दूर से गालियां सुन सकता था, लेकिन काल को नए खतरों की तलाश करने का कोई मौका नहीं मिला। काल ने हमला किया, लेकिन विशाल के हथौड़े का एक जोरदार वार बाल बाल बच गया
लेकिन विशाल के पास जूझने के लिए 4 हाथ थे और हथौड़े को सिर्फ 2 ही थामे हुए थे। दोनों विशालकाय आकृतियां एक क्षण के लिए गतिरोध में फंस गईं, फिर काल ने दानव के चेहरे पर घोस्ट फायर फूंक दिया जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। मुश्किल है अपने असली सांस के हथियार की जगह जादू का इस्तेमाल करना, दानव गुर्राया। काल हंसा, तुम तो कमाल के हो, मुझे लगा था कि अब तक तो तुम नाश्ता बन गए होगे। जैसे ही दानव ने अपना अगला हमला रोका, उसके पंजे मूसल के सिर पर चिंगारी की तरह लग गए। टाइटन कबीला इतनी आसानी से नहीं हारता, हम तुम्हारी दुनिया के फेंके हुए अवशेष नहीं हैं, दानव हाँफते हुए बोला। काल से लड़ना अविश्वसनीय रूप से कष्टप्रद साबित हो रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अभी भी जादू का उपयोग कर सकता था, बल्कि इसलिए कि उसे नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था, और जब आप ऐसा करते थे तो वह इतनी तेजी से ठीक हो जाता था कि आप कोई प्रगति नहीं कर पाते थे। टाइटन कबीले ने भी शीघ्र ही अपनी स्थिति सुधार ली, लेकिन बड़ी ड्रैगन प्रजाति के विरुद्ध वे शारीरिक स्तर पर पूर्ण श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सके। इसके अलावा वे मशरूम वाले लोग हर चीज को विषाक्त बना रहे थे। गुस्से की आवाजें तेज होती जा रही थीं, लेकिन काल अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां से आ रही हैं। ये उन 4 हथियारबंद दिग्गजों में से कोई नहीं था जिनसे वह लड़ रहा था, लेकिन ये आवाज़ें दूसरे दिग्गजों की आवाज़ से बहुत मिलती जुलती लग रही थीं, जो ड्रैगनकिन के साथ एक ऐसे इलाके में लड़ने के लिए पीछे हट गए थे जो बीजाणुओं से ढका नहीं था। ग्रेविटी स्लैम ने अपनी मुट्ठी से जायंट्स के नेता को पीछे की ओर धकेल दिया और काल ने युद्ध के मैदान का आकलन करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। आधे से ज्यादा सैनिक और लगभग सभी ड्रैगनकिन युद्धभूमि से भागने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सेना मर चुकी थी। टोटेम रैंक वाले सिर्फ 2 और जायंट्स भी बचे थे, लेकिन वह देख सकता था कि गिरे हुए जायंट्स में से सिर्फ 2 घायल थे, और अगर वे कैरा से बचकर ठीक होने के लिए काफी देर तक बच पाए तो कुछ ही मिनटों में फिर से युद्ध में शामिल हो जाएंगे। दर्द भरी चीखें पोर्टल्स के दूसरी ओर से आ रही थीं, क्योंकि हॉक ने दिग्गजों को और अधिक सेना भेजने से रोकने के लिए उनके माध्यम से सर्वनाश डाला था। एक गुर्राहट भरी कराह ने काल को सहज ही सहानुभूति में सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि गिरे हुए दिग्गजों में से एक की कमर एक बड़े सेरो गोलेम के पैर से कुचल गई थी। ये जीवित बचे लोगों के लिए इस बात का पर्याप्त संकेत था कि यह लड़ाई समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब दूसरी तरफ उनके गांव में आग लगी हुई थी तो वे पीछे नहीं हट सके। अगर वे द्वार बंद भी कर देते तो भी वे सुरक्षित रूप से पीछे नहीं हट सकते थे। खुला द्वार ही उन्हें यहाँ खींच लाया था, इसलिए काल अब उनके गृहनगर के लिए एक नया द्वार खोल सकता था, क्योंकि उसने उसे एक मंत्र से चिन्हित कर दिया था। या एक जिज्ञासु बेजे के साथ, जैसा कि कैरा चारों ओर देखने के लिए गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि सब कुछ आग में जल रहा है और कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, तो वह तुरंत वापस आ गई। टोटेम रैंक वाले अन्य दिग्गजों में से एक गोलेम्स और कारा के संयुक्त प्रयासों से गिर गया, जिससे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण सेनानी और नेता बचा जो काल के साथ गतिरोध में था। नेता ने आदेश दिया और युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर स्थित अधिपति रैंक वाले दानवों ने पीछे हटना शुरू कर दिया तथा गिरे हुए लोगों के शवों को पकड़कर वे द्वारों की ओर भागने लगे। अच्छी लड़ाई, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें जल्द ही फिर से देखूंगा, काल ने जायंट को सूचित किया। उन चीज़ों में दखल न दे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दानव ने जवाब दिया, काल के कंधे पर प्रहार करके अनंत बिजली को लगभग चकनाचूर कर दिया। दमन का प्रभाव दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, काल ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि सिर्फ उसका विरोधी ही सुन सके। दानव कुछ कदम पीछे हटा, फिर अपने आखिरी खड़े सहयोगी को पकड़ लिया। इसके लिए शुभकामनाएं, अगर आप इसे ढूंढ लेंगे तो मैं इसकी अच्छी कीमत चुकाऊंगा। फिर नेता ने अपने साथी को पोर्टल के माध्यम से फेंक दिया और युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। उनके पीछे द्वार बंद हो गए और कैरा बिना उड़ान भरने के प्रयास के युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए ग्रेटर गोलेम्स की पीठ पर चढ़ गई। ड्रैगनकिन ने काल के समूह पर एक नज़र डाली और भाग गया। उनके लिए उससे चुराए गए पोर्टल स्टोन वापस पाने की कोशिश करना बेकार था। वह एक टोटेम रैंक वाले टाइटन चैंपियन से लड़कर उसे रोक सकता था, और जब बाकी सब मर चुके थे या मर रहे थे तब भी उनमें से किसी को भी कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे उनके जीवित सदस्य संभाल सकें। उस घटना के लिए वे जायंट्स के ऋणी थे। अगर वे उस समय नहीं आते तो ड्रैगनकिन यहाँ मर जाते। कैरा ग्रेटर गोलेम की पीठ पर लेट गई, जबकि बुलाया गया सेरोपैक अधिक खतरों की तलाश में क्षेत्र की तलाश कर रहा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लिए खतरा हो सकती हो, तो सेरो शांत हो गए और एक घेरे में खड़े होकर काल के निर्देश का इंतजार करने लगे। काल को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के साथ क्या करे। जैसे जैसे वह विसंगति के स्रोत के करीब पहुंच रहा था, जादू का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन जब समय सीमित था तो एक महाद्वीप में पैदल यात्रा करना कोई विकल्प नहीं था। अगला सबसे अच्छा विकल्प उन्हें छोटी दुनिया में ले जाना होगा ताकि उन्हें बर्खास्त न करना पड़े।
फिर उन्हें आवश्यकतानुसार बाहर लाया जा सकता था और एकमात्र जोखिम यह था कि कोई व्यक्ति प्रवेश द्वार को देख सकता था और टिनी वर्ल्ड में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर सकता था। काल को नहीं पता था कि इसकी कितनी संभावना है, क्योंकि वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिला था जिसके पास समान कौशल हो। अतः बिना किसी सबूत के कि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित नहीं था, काल ने यही किया। उसे बस एपिक गार्ड को यह याद दिलाना था कि वह दूसरों को चेतावनी दे कि गोले मारने वाले हैं। मैं दमन के स्रोत के करीब जा रहा हूं और उसे खोजने की कोशिश करूंगा। हालांकि जायंट्स ने जो कुछ कहा उससे मैं परेशान हूं। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और कहा कि अगर मैं दमन का स्रोत ढूंढ लूं तो वे मुझे अच्छी रकम देंगे। हो सकता है कि वह अब इस दुनिया में न हो, बस प्रभाव को सक्रिय रखने के लिए उससे जुड़ा हुआ है। काल ने दाना को बताया, जो अभी भी बटन का मनोरंजन करने में व्यस्त थी और बाहर क्या हो रहा है इस बारे में अनजान थी। दिग्गज, मुझे उम्मीद है कि आप अभी से वहां परेशानी खड़ी नहीं कर रहे होंगे। मैं अभी तक समुद्र तट पर झपकी भी नहीं ले पाया हूं। काल उसकी नाराजगी भरी प्रतिक्रिया पर हंसा। नहीं, बस एक छोटा सा समूह आया था जब मैंने जादू किया था। इसकी ज्यादा चिंता मत करो। अगर यहाँ हम दोनों के सोने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली तो मैं आज रात तुम्हारे पास आऊंगा। काल ने पूर्व की ओर विनाश के मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जो दमन के सबसे मजबूत बिंदु तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग था। उनके दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि दमन अभी भी विशालकाय कुलों के क्षेत्रों से आ रहा था, लेकिन यदि उनसे, जिनसे उन्होंने अभी अभी लड़ाई की थी, विश्वास किया जाए, तो उन्होंने वह सब कुछ खो दिया था जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा था। उन्होंने ये कैसे किया, यह एक रहस्य था। लेकिन तंत्र के पुनरुत्थान के बीच शक्ति में गिरावट के साथ जब मन ग्रह के भीतर गहराई में पहुंच गया तो उन्होंने सोचा होगा कि उसने अपना काम कर दिया है और उसे कहीं सुरक्षित रख दिया होगा। फिर पीढ़ियां गुजर गईं और वे भूल गए कि इसका उद्देश्य क्या था। खोई हुई कलाकृतियों की कहानियां आमतौर पर ऐसी ही होती थीं। आप जानते हैं, ये वही रास्ता है जिस पर हम कैरा को खोजने के लिए चले थे, हॉक ने कहा। कैरा ने इधर उधर देखा। मुझे याद है, यह इससे भी बेहतर लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऑर्क्स अभी भी यहाँ हैं। स्थानीय जनजातियां बहुत परेशान करने वाली थीं, हमेशा मुझे लाठियों से मारने की कोशिश करती थीं। वे खाना भी नहीं लाए। ये जगह बहुत खराब है। काल जितना आगे उड़ता गया उसे जीवन के उतने ही कम संकेत मिलते गए। सिर्फ संवेदनशील प्रजातियां ही नहीं, जमीन सूखी और बंजर थी और जो मिव्यास्कन साम्राज्य के घास के मैदान हुआ करते थे वे अब दरारों वाली जमीन में बदल रहे थे। लेकिन काल ने क्षितिज पर बारिश के बादल देखे और पहाड़ियों पर कीचड़ भरे तालाब थे। तो समस्या बारिश की नहीं थी, यहाँ विकास को रोकने वाला कुछ और था। पहले तो काल को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसे समझ आने लगा। ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई दूसरा नकारात्मक प्रभाव था, बल्कि पहला प्रभाव बहुत ज्यादा था। जो कुछ भी जादू का इस्तेमाल या सिस्टम तक पहुंच को मुश्किल बना रहा था, उसने मन को इस हद तक दबा दिया था कि वनस्पतियां भी, जिन्हें आमतौर पर बस थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत होती है, मरने लगी थीं। हालांकि अगर ऐसा ही था तो पूर्व में दूर स्थित दानवों की भूमि पूरी तरह से निर्जन होनी चाहिए थी। यदि वनस्पति जीवन नष्ट हो जाए और दमन प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाए तो जानवर भी जीवित नहीं बच पाएंगे। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह उस प्रकार का प्रभाव है जैसा कि जायंट्स अपने साम्राज्य के लिए चाहते थे, क्योंकि वे महाद्वीप पर कब्जा करने और अन्य जातियों को दबाने का प्रयास करने जा रहे थे। यदि वे स्वयं उन्नति नहीं कर सके तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। काल पूर्व की ओर उड़ता रहा। अचानक उसे असंतुलन में बदलाव महसूस हुआ। अब यह उसके दक्षिण में था और जैसे जैसे वह दूर उड़ रहा था, ये धीरे धीरे कम होने लगा। इस प्रभाव का केंद्र सल्लो झील नहीं था, जहां दिग्गजों ने अपनी राजधानी बनाई थी, बल्कि यह उस निर्जन जंगल में कहीं था जहां कभी मिव्यास्कन साम्राज्य हुआ करता था। तपती धरती पर गर्म सूर्य की वजह से उठती हवा के झोंकों पर उड़ते हुए काल ने विसंगति के स्रोत की खोज की। वहां, उससे बहुत नीचे, नंगे पत्थरों पर कई किलोमीटर तक सफ़ेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, और ठीक बीच में एक पोर्टल था। नहीं, यह एक कालकोठरी प्रवेश द्वार है। काल को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था और क्यों किसी को भी दमन प्रभाव का स्रोत नहीं पता चला था। किसी ने इसे कालकोठरी में ले जाया था और फिर अंदर ही अंदर मर गया। लेकिन प्रभाव इतना प्रबल था कि वह कालकोठरी के भीतर ही नहीं रहा, बल्कि बाहर निकल आया, और उसे नियंत्रित करने वाला कोई न होने के कारण प्रभाव पूरी क्षमता से, अनियंत्रित रूप से और बिना किसी सामान्य दिशा निर्देश के चल रहा था। जैसे कि मन को इतना न दबाना कि वह वनस्पति जीवन को नष्ट कर दे। सवाल ये था कि काल इससे कैसे निपटेगा। अगर वह बिना किसी योजना के वहां उड़ जाता तो वह निश्चित रूप से कालकोठरी के चारों ओर हड्डियों के ढेर का हिस्सा बन जाता। वह 5000 मीटर ऊपर था और वह अपने शरीर से मन को चूसने की कोशिश का असर महसूस कर सकता था। यदि वह 2000 मीटर से नीचे होता तो वह प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि अन्य लोग ऐसा करने में असफल रहे थे। हड्डियां झूठ नहीं बोलती।
लेकिन अगर वह इस प्रभाव पर काबू पा भी लेता तो भी सबसे अधिक संभावना यही होती कि यह कालकोठरी के अंदर होता, और काल ने कभी किसी को किसी और के कालकोठरी इंस्टेंस में प्रवेश करते नहीं सुना था। प्रवेश करने वाले प्रत्येक समूह को अलग कर दिया गया। हमें जोखिम उठाना पड़ सकता है। मैं हमें ठीक कर सकता हूं और तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, तियान ने सुझाव दिया। कैरा ने सिर हिलाया। अच्छा लग रहा है, और जैसे ही तुम नीचे जाओगे मैं तुम्हारे आसपास के प्रभावों को बेअसर कर दूंगी। अगर पास पहुंचने पर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो तुम फिर से ऊपर उड़ सकते हो। कैरा को मिथिक रैंक नुलिफाई मिला था और यह इस दुनिया में किसी भी चीज के आउटपुट के चरम के करीब होना चाहिए। अगर कैरा नुकसान को कम नहीं कर पाती तो उन्हें सचमुच मटिल्डा की मदद लेनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो ये शो शुरू करते हैं। सब लोग उतरने की तैयारी करो। काल मान गया। ओह, रूपांतरण करो। अगर तुम पूरी तरह से दुनिया में नहीं हो तो शायद इसका तुम पर उतना असर न हो, हॉक ने सुझाव दिया। विनाश का देवता टोटेम रैंक परिवर्तन कौशल अधिकांश क्षति प्रकारों को अनदेखा करता है, अमूर्त है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को अग्नि क्षति पहुंचाता है। हॉक की बात सही थी। विनाश के देवता ने अधिकांश प्रकार के नुकसानों को नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए यह इस मिशन के लिए एक अच्छा विकल्प था। इसके अलावा ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पर प्रभावी था, इसलिए संभावना थी कि यह उन सभी मंदमनकारी प्रभावों पर काम करेगा जो बाकी सबको नष्ट कर रहे थे। काल बादलों के बीच से नीचे उतरा और उसने महसूस किया कि नमी उसके शरीर के तराजू पर चुभ रही है। हॉक, क्या आपका लगभग अजेय परिवर्तन आपको सामान्य पानी के प्रति भी असुरक्षित बनाता है? जल जादू बुरा है। काल ने अपना सिर हिलाया। उसे शायद अंदाजा हो गया होगा कि पानी हॉक के लिए अभिशाप है, इसलिए उसने खुद को पानी से बचाने के लिए इटर्नल लाइटनिंग लगा ली। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इसे सक्रिय रखने के लिए बहुत कम मान की जरूरत थी, और काल की सहज नीचे की ओर फिसलन को अब किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लग रहा है कि जादू नलिफाई से जूझ रहा है। हम ठीक हैं, कैरा ने घोषणा की जब वे हवा में 1000 मीटर ऊपर पहुंचे। फिर 500 मीटर की दूरी पर काल ने अपने मस्तिष्क में शक्ति की एक लहर को महसूस किया जो उसके पावर मैट्रिक्स से आसानी से फिसल गई। 27 फोकल बिंदु जिन्हें उसने कैश ड्रैगन जैसा दिखने के लिए व्यवस्थित किया था। शक्ति ने उस पर प्रहार किया, उसके मन में सरक गई और फिर मानो लुप्त हो गई, लेकिन बिना किसी निशान के नहीं। काल ने महसूस किया कि मानस में परिवर्तन और बदलाव हो रहा है, क्योंकि उसे पावर मैट्रिक्स द्वारा कैश प्लेन में खींच लिया गया था। इस प्रकार अराजकता की यादृच्छिकता को सशक्त बनाने के लिए मन को हेरफेर किया जा सकता था। अब वह समझ गया। मूलभूत नियम समझ अराजकता 2% 8%। कैरा ने प्रशंसा में सीटी बजाए। एक ही मानसिक आघात काल को कैश की इतनी बड़ी सच्चाई समझाने के लिए काफ़ी था। उसे आराम से बैठकर मज़े करने के बजाय उसके साथ ज़्यादा समय बिताने में खुद को लगा देना चाहिए था। अब तक उनके पास अराजकता से सशक्त काल हो सकता था। काल डनगॉन पोर्टल के पास उतरा, फिर झिझका। उसने पोर्टल से निकलती शक्ति को महसूस किया और ऐसा लगा जैसे वह अमर हो गया हो। मन का दमन तो था, लेकिन उसे विकृत और विकृत कर दिया गया था। मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ है, बस इसे ड्रैगन ब्रीथ कर दो, हॉक ने सुझाव दिया। काल असल में ड्रैगन की सांस का इस्तेमाल करना नहीं जानता था, हालांकि यह संभवतः अवतार रूप का एक कार्य था। ड्रैगन्स में एक ग्रंथि या कुछ ऐसा होता है जिससे वे अपने मन भंडार को प्रभावित किए बिना अपनी सांस के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये जैविक होना चाहिए। कौन जानता था कि मिडिल स्कूल का विज्ञान टोटेम रैंक में उपयोगी होगा। काल ने अपने मुंह पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वहां कोई चीज थी, और जब उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसलिए जब ऊर्जा चरम पर थी, काल ने कालकोठरी पोर्टल पर ड्रैगन सांस की लहर को छोड़ दिया और तुरंत ऊर्जा हस्ताक्षर बदल गया। मृत्यु के बाद ये जीवंत जीवन में चला गया, लेकिन केवल कालकोठरी के भीतर ही। बाहर यह अभी भी मन दमन की आक्रामक शक्ति के साथ अपने वातावरण से मन के हर एक कण को खत्म कर रहा था। खैर, यहाँ कुछ नहीं है, उम्मीद है अंदर ज्यादा सुरक्षित होगा, काल ने मजाक किया, जबकि कारा ने उसका उत्साहवर्धन किया। उसने निश्चय किया कि यदि इसका अंत बुरा भी हुआ तो भी सब ठीक ही होगा। आखिरकार अराजकता के प्राणी को सचमुच मारना लगभग असंभव था। उसके शरीर को वाष्पीकृत करके शून्य बनाया जा सकता है, और वह शून्य शरीर और अराजक पशु संविधान के संयोजन से कुछ ही दिनों में पुनर्गठित हो जाएगी। तो तार्किक रूप से काल के लिए भी यही सच होना चाहिए। शायद ड्रैगन बेजर जितने कूल नहीं थे, इसलिए उसे शायद 1 साल लग जाए, पर उससे ज्यादा नहीं। आखिरकार वो काल था। काल ने उसके विकृत तर्क पर निराशा से अपना सिर हिलाया, फिर कालकोठरी के अंदर कदम रखा, और उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई कालकोठरी नहीं थी। अंतरिक्ष का आंतरिक भाग क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन काल की इंद्रियों ने कहा कि यह वास्तव में एक छोटा विश्व था जिसे मिथिक रैंक के किसी व्यक्ति ने बनाया था। अपवित्र ऊर्जा ने उस जगह को भर दिया था, साथ ही अमरता का एक धुआं भी।
लेकिन प्रवेश द्वार से ही जीवन वहां फैलने लगा था जहां काल का श्वास शस्त्र द्वार से होकर बह रहा था। विश्व ड्रैगन सांस लेते हैं। जीवन, तियान ने पूछा, वह जो देख रहा था उससे भ्रमित था। शायद इसका उद्देश्य निरस्तीकरण करना था, ओपल ने सुझाव दिया। अमृतत्व का आभामंडल यहाँ का नहीं लग रहा था, तो शायद काल की सांसों ने अतिरिक्त ऊर्जा को मिटा दिया था और यह जगह ठीक होने लगी थी। काल ने ध्यान केंद्रित किया और पुनः प्रयास किया। सुनहरी ऊर्जा की एक लहर अंतरिक्ष में बह गई, जिसने धुंध को दूर कर दिया और उसके साथ फूल खिल गए और घास उगाए। एक छोटी सी झाड़ी खिलने लगी, फिर उसमें जामुन उगाए जो कुछ ही सेकंड में पक गए। ये वाकई चीज़ों को बड़ा करता है। यह एक अच्छी तरकीब है। अगर आप इसे दाना जादूगर पर इस्तेमाल करें तो क्या हमें छोटे दाना जादूगर मिल सकते हैं? हॉक ने पूछा। तुम्हें बेबी दाना मैजिस चाहिए? तियान ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा भाई इतना उत्साहित क्यों था। हम उन सबको अग्नि जादू सिखा सकते हैं। प्यारे छोटे लोमड़ियाँ तो और भी बेहतर जादू सिखा सकते हैं, हॉक ने विस्तार से बताया। तियान ने हॉक के प्रस्ताव के बारे में सोचा। नहीं, पवित्र जादू अभी भी अग्नि जादू से निश्चित रूप से बेहतर था। लेकिन अगर उनके पास पवित्र और अग्नि जादू दोनों होते। बंद करो, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। जो भी दमनकारी प्रभाव पैदा कर रहा है उसे ढूंढने में मदद करो। ये यहाँ भी उतना ही जोरदार है जितना बाहर था, काल ने चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन हम जल्द से जल्द बेबी दाना जादूगरों के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। विश्व ड्रैगन की सांस सुबह के कोहरे की तरह अंतरिक्ष में फैल गई, भ्रष्ट ऊर्जा को तितर बितर कर दिया और दमन प्रभाव के साथ केवल शुद्ध पवित्र ऊर्जा ही छोड़ दी। अब वह काल को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, जो एक सुधार था। लेकिन वह जगह अभी भी गलत लग रही थी और वहां निर्माता का कोई निशान नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस तथ्य को नज़रअंदाज कर पाता कि अजनबी लोग उसके स्थान में घुस आए थे, लेकिन उसने काल को उस स्थान से बाहर निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। कैरा अपने स्थान से बाहर निकली और नए वातावरण का अन्वेषण किया तथा फिर काल को अपने साथ आने के लिए बुलाया। अरे इधर आओ, मुझे एक आदमी मिल गया है। यह आशाजनक था। काल उड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां कैरा एक पर्वत शिखर पर पत्थर के मंच के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जिसे पत्थरों को सटीकता से काटकर बनाया गया था तथा जिस पर रूनों की परत दर परत नक्काशी की गई थी। पहाड़ का पत्थर असल में एक टुकड़ा नहीं था, उसे ढेर करके रखा गया था। पत्थर का हर टुकड़ा वेपर जितना पतला था और उस पर सुरक्षात्मक रून और मंत्र खुदे हुए थे। उनमें से कुछ को काल जानता था, कुछ को वह पहचान नहीं पाया। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो वह निश्चित रूप से कह सकते थे। सबसे पहले, बीच में खड़ा आदमी टाइटन कबीले का एक 4 भुजाओं वाला दानव था जो अमरता प्राप्त करने के प्रयास में असफल हो गया था। दूसरा, बाकी शरीर दानव थे लेकिन जीवित रहते हुए वे लिच लॉर्ड भी थे। मरे हुए लोगों की आभा स्पष्ट थी और उनके टूटे हुए फिलाक्टेरीज अभी भी उनके सामने रखे हुए थे। असफल आरोहण के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, काल निश्चित रूप से नहीं बता सका। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने ऐसा तब करने की कोशिश की थी जब दुनिया का मान बहुत कम था और उनकी तैयारियां क्लेश बिजली को झेलने के लिए बहुत कमज़ोर साबित हुई थीं। बार बार बिजली गिरने से पत्थर की ऊपरी परतें टूट गई थीं और बीच में खड़ा आदमी जली हुई हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा था। खैर, इससे इस जगह के वातावरण में अधिकांश समस्याओं का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब उन्होंने वह चीज़ कहाँ छोड़ी है जो दमन का कारण बन रही है। एक बार हमें वह मिल जाए तो हम उसे निष्क्रिय करने पर काम कर सकते हैं, काल ने मन ही मन बुदबुदाया। कैरा ने ऊपर देखा जहां वह मृतक की जेबों में हाथ डाल रही थी। हाँ, वे यहाँ एक विशिष्ट चमकदार चीज के लिए आए थे। ओह, ये संभवतः कपड़े के ढेर में पड़ी वह छड़ी थी। विजयी होकर कैरा ने वह राजदंड उठाया जो असफल अमर ने पकड़ रखा था। फिर जब उसे पता चला कि वह अंत में पिघल गया था तो वह भौचक्की रह गई। इस पर बिजली का सीधा प्रहार हुआ था और यह पूरी तरह से टूट गया था तथा इसका ऊपरी हिस्सा लगभग पिघल गया था। यह उसकी समस्या नहीं है। काल ने क्षतिग्रस्त अमर रैंक वाली जादुई वस्तु ली और आह भरी। वह चीज़ अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी और पूरी क्षमता पर अटकी हुई थी। शिलालेखों का नियंत्रण वाला हिस्सा पिघल गया था। वे जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह यह था कि इसे नष्ट कर दिया जाए और इसके प्रभाव के समाप्त होने का इंतजार किया जाए। काल ने राजदंड पर अंकित रूनों की जांच की तथा उसे निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि उसे नष्ट करना आसान नहीं था। क्षति के कारण ये काम आसान नहीं था, लेकिन कुछ मिनटों के काम के बाद काल को आंशिक रूप से बरकरार एक वाक्यांश मिला जिसने चीजों को और अधिक चिंताजनक बना दिया। नियंत्रण छड़ी, रूनिक सरणी, दिव्य से लिंक, आरोही को बुलाओ। एक बार फिर काल ने अपना मन पहाड़ की जांच करने के लिए भेजा। वह वस्तु दमन प्रभाव पैदा नहीं कर रही थी, वह प्रभाव का नियंत्रक था और संभवतः दमन सरणी बनाने के निर्देशों के साथ आया था।
क्लेश बिजली के कारण व्यूह की ऊपरी परतें चकनाचूर हो गई थीं, जिससे ये केवल आंशिक रूप से ही कार्यात्मक रह गया था, लेकिन ओपल के मन में एक अच्छी छवि बन रही थी कि चीजें किस प्रकार घटित हुई होंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि इस व्यूह का उद्देश्य क्लेश बिजली से होने वाले नुकसान को कम करना था, लेकिन यह निश्चित रूप से इसमें विफल रहा था। या शायद टूटने से पहले भी उसने ऐसा ही किया था। नहीं, कांस्य ड्रैगन ने कहा कि जब दमन प्रभाव शुरू हुआ तो दिग्गजों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए इस व्यक्ति ने इसे बाद में प्राप्त किया था और इसका उपयोग अमर होने के लिए करना चाहता था। एक ही स्थान पर बहुत अधिक मूर्खता थी। ये शो कॉमेडी होना चाहिए। क्या यह उसका स्थान था? उसने पूछा, दूसरों के लिए नाटक प्रस्तुत करते समय उचित माहौल बनाने की कोशिश करते हुए। अब जबकि धुंध छंट रही थी, काल उस शेष बचे हुए मान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था जो क्षतिग्रस्त राजदंड और पर्वत से नहीं आ रहा था। पहाड़ का जादू बाकी छोटी दुनिया के जादू से अलग था और वहां के परिदृश्य पर जादू की कई परतें फैली हुई थीं। इस जगह का इस्तेमाल इसके निर्माण के बाद से कई पीढ़ियों तक दिग्गजों ने किया था, संभवतः किसी कुल या संप्रदाय द्वारा। नहीं, उसने ये स्थान नहीं बनाया और उसने ये पर्वत भी नहीं बनाया, यह मानते हुए कि राजदंड धारण करने वाला मृत टाइटन ही इसका उपयोग करने वाला अंतिम व्यक्ति था। यह संभव है कि किसी नए नेता ने कार्यभार संभाला हो और उसने कलाकृति की प्रकृति को गलत समझा हो। आपको कभी भी किसी दमनकारी कलाकृति पर बैठकर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपकी अपनी शक्ति और पुनर्जनन क्षमता को बढ़ाए। हालांकि यहाँ रून का कुछ शानदार काम है। देखिए कि कैसे सुरक्षात्मक रून की इन परतों का इस्तेमाल दूसरे प्रभावों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक बफर की तरह काम करें जो मान को लगभग दुर्गम रूप में रखता है, बजाय इसके कि वे सीमा में मौजूद जीवित प्राणियों को निशाना बनाएं। अगर यह प्रभाव शक्तिशाली लोगों पर भी पड़ता तो उनके लिए इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता, लेकिन इस तरह उन्होंने महाद्वीप के मानस को मौलिक रूप से बदल दिया। काल ने समझाया, वह एक बेवकूफ़ी भरे पल से गुजर रहा है, उसे सोचने दो और उसे मन के हेरफेर के बारे में कुछ समझ आ जाएगा। कैरा ने अधिकार के भाव से अनुमान लगाया, मानो उसने परिणाम का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया हो। काल को ये सोचकर हंसी आ गई कि कैरा अपने छोटे भाई बहन के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन हॉक को ये बात समझ नहीं आई और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी, इसलिए उसने उसे मदद करने से नहीं रोका। काल ने अपने विशाल ड्रैकोनिक शरीर को मंच के चारों ओर घुमाया और इस बात पर चिंतन किया कि इस महाद्वीप के मान को किस प्रकार बदला गया है ताकि वह जायंट्स के लक्ष्यों के लिए अधिक उपयुक्त बन सके। इससे पहले कि यह पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती, जब पहाड़ पर बिजली गिरने से नुकसान पहुंचता। ये देखकर कि उसे देर होने वाली है, एपिक गार्ड ने डाना को चेतावनी दी कि वह रात भर बटन के साथ खेलती रहे। काल कुछ समझने के लिए ध्यान कर रहा था और ये तय था कि वह बिस्तर पर जाना भूल जाएगा। इससे दाना और छोटा अजगर दोनों हंस पड़े। ध्यान करते समय समय का ध्यान न रहना आसान था, लेकिन अगर वह अपना काम पूरा नहीं करता तो वह उसे 1-2 दिन में ही बिस्तर पर खींच लेती। आमतौर पर उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता था कि वह क्या कर रहा है और वर्तमान में लौट आता था, लेकिन उसके पास एपिक गार्ड से मिला केवल एक अस्पष्ट विवरण ही था जो उसे बता सकता था कि बाहर क्या हो रहा है। काल ने यात्रा करते समय टिनी वर्ल्ड को सील कर दिया था ताकि उन पर कोई दमन न हो। इससे कम से कम फसलों को नुकसान पहुंचेगा और अधिक से अधिक कुछ निवासियों को गंभीर चोट भी पहुंच सकती है। कैरा काल के सिर पर गिर पड़ी क्योंकि वह ये सोच रहा था कि मैना के साथ जो कुछ हुआ था उसे कैसे ठीक किया जाए, या कम से कम पहाड़ के क्षतिग्रस्त रूनों को कैसे ठीक किया जाए जिससे प्रभाव को बंद किया जा सके। शायद कैरा की योजना, इसे किसी अन्य वास्तविकता में डाल दो और इसे किसी और की समस्या बना दो, एक बुरा विचार नहीं था। अगर काल इस छोटी सी दुनिया के प्रवेश द्वार को बदल भी दे और उसे कसकर बंद भी कर दे तो भी प्रभाव सीमित ही रहना चाहिए। समस्या ये होगी कि अगर वह इसे बाहर से बंद कर दे और प्रभाव सीमित न रहे तो दोबारा अंदर जाकर कोशिश करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वह पहाड़ की परतों में खो गया था, लेकिन काल धीरे धीरे मन हेरफेर के मूलभूत नियमों को समझ रहा था और यह भी कि इस सरणी को बनाने वाला व्यक्ति कहाँ विफल हुआ था। वे अमर बनने में इसलिए असफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की थी या वे बहुत कमजोर थे। वे असफल हो गए क्योंकि वे समझ नहीं पाए। अमर रीजेंट और मटिल्डा के अनुसार अमर बनने से पहले आपको वास्तविकता के एक बुनियादी नियम को पूरी तरह समझना जरूरी है, और जिसने भी इस पर्वत का निर्माण किया था उसने ऐसा नहीं किया था। डिजाइन में स्पष्ट खामियां थीं जो काल के सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति को भी दिखाई दे सकती थीं। इसलिए उसने अपने मन में उस सरणी को फिर से बनाना शुरू कर दिया। परत दर परत उसने खामियों को ठीक किया, मानो वह किसी गलत लिखी गई स्किल बुक को संपादित कर रहा हो। लगभग पूरे दिन उसने परतों का अध्ययन किया और केवल ऊपर के क्षतिग्रस्त हिस्सों को भरने के लिए छोड़ दिया। उस समय तक उत्तर स्पष्ट हो चुके थे क्योंकि ऊपरी परतें केवल मंत्र की नियंत्रण परतें थीं।
काल ने उन्हें उस तरीके से फिर से बनाया जैसा उसने सोचा था कि सबसे अच्छा होगा अगर वह मंत्र बनाने वाला था, और फिर सिस्टम ने उसके दिमाग में एक नोटिस फ्लैश किया। जादू सीखा, मन दमन आर्टिफैक्ट ग्रेड। उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित दर से मंत्रों को डालने या क्षमताओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक मन को बढ़ाता है। काल मुस्कुराया और फिर उसने उस छड़ी का उपयोग करके मंत्र के लिए नियंत्रण छड़ी का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसे वह बहुत पहले मंत्रमुग्ध करने वाला था लेकिन जिसके बारे में वह भूल गया था। उसे इसमें मंत्र की क्षतिग्रस्त परतें जोड़नी थीं, लेकिन जब उसने ये काम पूरा कर लिया तो छड़ी पहाड़ के जादू से जुड़ गई जैसा कि अपेक्षित था, और काल ने प्रभाव को 1% तक बढ़ा दिया। मंत्र को सक्रिय छोड़ने से उसके आसपास की हर चीज़ के अस्थिर होने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन इससे आसपास के क्षेत्र पर मंत्र का हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाता है। उसने वो काम कर दिया था जिसके लिए वे यहाँ आए थे, और अब वह आराम कर सकता था। लेकिन पहले उसे इस छोटी सी दुनिया का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ और भी कीमती चीज़ें और प्राचीन अवशेष छिपे हों। अब जब जादू का असर और मरे हुए लोगों की ऊर्जा का घातक प्रभाव कम हो रहा है तो वे आसानी से मिल जाएंगे। कैरा ने अपने पंख फैलाए, वह तुरंत काल के क्रूर सिर के ऊपर पीठ के बल लेट गई और झपटने के लिए तैयार हो गई। फिर वह अन्वेषण के लिए दौड़ पड़ी। बेशक उसकी ओर से, यहाँ तक कि तियान ने भी उस बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि छोटी दिव्य लोमड़ी इस अजीब जगह का पता लगाने निकली थी। उसकी बड़ी बहन ने पहले ही छिपे हुए खतरों के लिए इसकी जांच कर ली थी, और इसमें अजीबोगरीब मन था जो उसे यह समझने में मदद कर सकता था कि मिथिक रैंक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के विपरीत एक जन्मजात दिव्य पशु स्वाभाविक रूप से उस मूलभूत नियम को समझ लेता है जिसके प्रति उसका सबसे अधिक लगाव होता है जैसे जैसे वह बड़ा होता है और अमर पद के करीब पहुंचता है। इसलिए तियान को पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन काल भी यही कर रहा था और सिस्टर कारा भी यही कर रही थी। हॉक और ओपल भी अपने अपने तरीके से यही कर रहे थे। इसलिए उसे लगा कि उसे भी यही करना चाहिए, वरना वह अपने छोटे से शरीर के परिपक्व होने के इंतजार में ही फंस सकता है। उसे बड़ा होने की ज़रूरत नहीं थी। छोटा और प्यारा होते हुए भी शक्तिशाली होना अच्छा था। यहाँ कोई पवित्र ऊर्जा नहीं थी, यहाँ तक कि दिव्यता की एक झलक भी नहीं थी। लेकिन अपवित्र ऊर्जा शक्तिशाली थी, और यह विश्लेषण करके कि वह क्या नहीं थी, वह पवित्र ऊर्जा की प्रकृति के बारे में थोड़ा और अधिक निर्धारित कर सकता था। इसलिए वहाँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था जो काल को याद दिला सके कि उसे शाम को डाना के साथ शामिल होना था, या यहाँ तक कि पूरा दिन उसके और जानवरों के साथ ब्रह्मांड की सच्चाइयों पर ध्यान लगाने में बीत गया था। अंततः वह अपनी गहन एकाग्रता की स्थिति से बाहर आ सका। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसे भूख का तीव्र आघात लगा, तथा उसे याद आया कि उसने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया था। टिनी वर्ल्ड हाउस की पेंट्री में खाना होना चाहिए, और अब जब वह समय पर ध्यान दे रहा था तो उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी दुल्हन की उपेक्षा कर रहा था। काल टाइटन कबीले के असफल अमर की छोटी दुनिया से अपनी दुनिया में चला गया, ठीक उसी समय जब उसने देखा कि दाना सुबह के लिए जाग रही है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। काल ने उसका अभिवादन किया, फिर उसके पीछे छोटी ड्रैगन गर्ल को देखा। काल, मैं बटन हूँ। उसने कहा कि जब वे पहली बार आए थे तो तुम्हें पूरा अभिवादन करने का मौका नहीं मिला था। दाना ने जवाब दिया और फिर उसके गाल पर एक चुंबन दिया। गुड मॉर्निंग बटन, आप दोनों नाश्ते में क्या खाएंगे? छोटे अजगर ने उसके पैर को गले लगा लिया, फिर एक हाथ से उन दोनों को पकड़ लिया। नाश्ता बनाने की बारी झील टीम की है। वे नाश्ते के लिए बरेटो बना रहे हैं, उसने घोषणा की। वे सभी लोग जो किसी परियोजना में शामिल नहीं हैं सुबह सबसे पहले नाश्ते के लिए एकत्र होते हैं ताकि वे समुदाय की भावना को न खोएं, क्योंकि अब वे आधा दर्जन विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, दाना ने बताया। बटन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हर कोई हर दिन पूरा दिन काम नहीं करता। मैं आमतौर पर अंडे इकट्ठा करने का काम करता हूँ, लेकिन मुझे पूरे 3 दिन की छुट्टी मिली है। फॉरेस्ट ड्रैगन मुर्गियों के साथ अच्छे होते हैं, इसलिए मैं हर समय अंडे इकट्ठा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता हूँ। मुर्गियों के दड़बे अनाज और आलू के खेतों के पास हैं, पीली धारीदार दिव्य घास के पास वाले। काल को पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी और उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मुर्गियों के साथ तुम कमाल के हो। अब बताओ, तुम उड़कर जाना चाहते थे या पैदल? ये काफ़ी लंबी पैदल यात्रा है, काल ने पूछा। सटीक रूप से कहें तो लगभग 2 किलोमीटर। बटन ने अपनी जेब से एक टहनी निकाली और एक क्षण के लिए बुदबुदाए, फिर मुस्कुराए। हम पैदल जा सकते हैं। वे अभी भी टॉर्टिला पका रहे हैं, इसलिए नाश्ता तैयार होने में आधा घंटा लगेगा। तुम्हारी गंध अजीब है। क्या तुमने कल रात किसी काले अजगर को गले लगाया था? दाना जादूगर लोमड़ी के रूप में बहुत कोमल होता है, उसके बगल में सोना अच्छा लगता है, उसने पूछा। काल हंसा। वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई अमरता प्राप्त करने में असफल रहा था और मुझे वहाँ से टूटे हुए जादू को साफ करना था, इसलिए मुझसे मौत के जादू जैसी गंध आ रही है।
दाना को उससे संदेश का वह हिस्सा नहीं मिला था और उसने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन छोटे ड्रैगन को उन्हें घर से झील तक जाने वाले रास्ते पर ले जाने दिया। वे अकेले नहीं थे जो उस दिशा में जा रहे थे, बल्कि टिनी वर्ल्ड के हर कोने से लोग अपने अपने काम पर जाने से पहले नाश्ते के लिए इकट्ठा होने आ रहे थे। जब हम व्यस्त थे तब आपने ये जगह बनाई थी। क्या आपने ये सब तब किया जब हम शादी की योजना बना रहे थे? दाना ने चलते हुए पूछा, बटन को अपने बीच झुलाते हुए, और छोटा रूपांतरित ड्रैगन हंस पड़ा। हाँ, सब कुछ एक ही समय में हुआ और मैंने कुछ ही दिनों में द्रोध कार्यशाला का विस्तार, टिनी वर्ल्ड में अतिरिक्त स्थान और देखभाल करने वालों को जोड़ दिया। हालांकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, स्पिरिट ग्रास कितनी अच्छी तरह बढ़ रहा है, काल ने समझाया। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि थोर यहाँ इसे खाने के लिए नहीं है, दाना ने उसे याद दिलाया। फिर भी ये बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है और उसके घर की चीज़ें भी। जब तक हम वापस आएंगे उसके पास नाश्ते के लिए अच्छी चीज़ों का एक बड़ा भंडार होगा, काल ने मजाक में कहा। बटन हंसा, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या तुम सिर्फ सबकी पसंदीदा चीज़ें पहुँचाने के लिए यहाँ आए हो? काल ने उसकी तरफ आंख मारी। बिल्कुल नहीं, यहाँ कुछ चीज़ें खाने लायक नहीं हैं, वे औषधि बनाने के काम आती हैं। बटन ने कंधे उचका दिए। वन ड्रैगन लगभग कुछ भी खा सकते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे लिए जहरीली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे बहुत ज़्यादा मसालेदार हो सकती हैं। काल ने छोटे ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें बहुत तीखी चीज़ें पसंद हैं, और तुम तो सभी पौधों को चख कर यह पता लगाते हो कि कौन सा पौधा तीखा है। बटन हंसने लगी जब उसने काल और दाना के बीच अपनी बाहों से झूलने के लिए अपने पैर उठाए। सभी नहीं, मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत सारे पौधों के बारे में बताया और बताया कि कौन से पौधे अच्छे नहीं लगते। इसके बाद उन्होंने उन सभी नए पौधों की ओर ध्यान दिलाया जिनके पास से वे गुजरे, तथा उनके स्वाद, पोषण और उस पारिस्थितिकी तंत्र को मिलने वाले मूल्य के बारे में बताया जिसमें वे उग रहे थे। वन ड्रैगन सहज रूप से दुनिया के बारे में, खासकर पौधों के बारे में, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन साथ ही वे उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्यजीवों के बारे में भी जानते थे। यह अच्छी बात है कि हम अपने साथ खरगोश लाए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें दौड़ाना मज़ेदार है, बल्कि इसलिए भी कि वे पौधों की वृद्धि को नियंत्रण में रखने में माहिर हैं। मैं जानता हूं कि लक्ष्य खेतों में जितना संभव हो सके उतना विकास करना है, लेकिन वे क्षेत्र का एकमात्र हिस्सा नहीं है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। कसम से, हमें जल्द ही इन्हें देना शुरू करना पड़ेगा। खरगोश बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और मैं एक साल में बस इतने ही खरगोश खा पाती हूँ। लेकिन एल्व्स इनके लिए बहुत सारी अच्छी रेसिपी जानते हैं, उसने विस्तार से बताया। एल्व्स करते हैं? काल ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि वह उस पर विश्वास करता है या नहीं। बटन हंसा, ठीक है, वे इन्हें खाएंगे नहीं, लेकिन वे इन्हें अच्छी तरह पकाना जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के एल्व्स ज़्यादातर लोगों से कहीं ज़्यादा खुले विचारों वाले हैं। क्या आपको पता है कि नेता सचमुच अंडे खाएगा? एक एल्फ जो अंडे खाता है। जैसे ही वे समुद्र तट पर पिकनिक क्षेत्र के पास पहुंचे, उसने उनके हाथ छोड़ दिए, जहां महिलाओं ने नाश्ते के लिए सॉसेज और अंडे तलने के लिए 4 बड़ी ग्रिल लगाई थीं, जबकि ड्रूइड्स की एक और जोड़ी ने साल्सा जैसी गंध वाली चीज़ों से भरी बाल्टियां बनाईं, और पीछे की ओर ग्रिल की एक जोड़ी ने फलों के साथ पैनकेक बनाए। ये संभवतः उनके शाकाहारी सदस्यों के लिए होगा। खैर, शाकाहारियों और बच्चों को, क्योंकि उसने नाश्ते में बरेटो की जितनी भी प्रशंसा की थी। बटन सबसे पहले पके हुए पैनकेक के ढेर के पास गई, ताकि एक पैनकेक को रोल करके सिगार की तरह अपने मुंह में डाल सके, और वह रसोइयों और ग्रिल के बीच जाकर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि और क्या पक रहा है। वन ड्रैगन और लोड्स में इतनी समानता थी कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। श्रीमान महोदया, स्वागत है। हम उन लोगों के लिए नाश्ते का पहला दौर पूरा कर रहे हैं जिन्हें सुबह की धूप के ज़्यादा गर्म होने से पहले अपने सुबह के काम निपटाने हैं। आपको 1 मिनट इंतज़ार करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? खाना बना रही ऑर्किश महिला ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे बटन लेने जाना है, और जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता हम उसे पैरों के नीचे से दूर रखेंगे। दाना ने सहमति जताई। ऑर्क हंसा और दूसरे ग्रिल के पास रखे पैनकेक के छोटे ढेर की ओर इशारा किया। अगर वह मुट्ठी भर खाना खाने लगे तो उसे किसी दूसरे स्वाद का खाना दे दो। दोनों हाथों में खाना होने से उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। बटन हंस पड़ी, लेकिन काल ने देखा कि उसने इनकार नहीं किया। दाना उन्हें रेत पर बिछे एक कंबल के पास ले गई और उस नन्हे अजगर को अपनी बाहों में लेकर बैठ गई, जबकि बटन झील में रहने वाली मछलियों की किस्मों और उनमें से प्रत्येक के स्वाद के सापेक्ष गुणों के बारे में बड़बड़ा रहा था। एकमात्र ऐसा जिसे मैं नहीं खाऊंगा वह है बॉब। बॉब ने झील के तल पर बन रहे जल तत्व के पत्थरों में से एक को खा लिया है, और मुझे लगता है कि वह जल्द ही एक जादुई जानवर के रूप में विकसित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उससे पहले कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। बटन ने अपनी बात समाप्त की। ओह, छोटी सी दुनिया में असली जादुई जानवरों का रहना वाकई कमाल की बात होगी।
पता है, हमारे शहर छोड़ने से पहले काल ने किसी को जादुई जानवरों को पालने के लिए एक फार्म शुरू करने के लिए पैसे दिए थे ताकि वे लोगों के लिए साथी और दोस्त बन सकें। दाना ने उसे बताया। बटन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अक्षरशः, तुमने एक पालतू जानवरों का चिड़ियाघर शुरू किया है, लेकिन तुम उन्हें घर कहाँ ले जा सकते हो? ये तो कमाल की बात है। मैंने दूसरों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कभी नहीं हो पाएगा। जादुई जानवरों के बारे में कुछ ऐसा है जो डेल्यूड का साथी नहीं बन सकता। काल ने सिर हिलाया। वे गलत नहीं हैं। डेल्यूड उन्हें साझेदार के रूप में नहीं जोड़ सकते, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मेरा वर्ग भी उनमें से एक है, और मेरे पास डेल्यूड और रेंजर्स के लिए एक कौशल है जो अपने वर्ग की अड़चन तक पहुंच चुके हैं, जिससे कोई जादुई या दिव्य जानवर उनके साथ जुड़ना चुन सकेगा। जानवर को चुनना होगा? बटन ने इस अवधारणा से भ्रमित होकर पूछा। देखिए, मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ। अब मैं एक बीस्ट मास्टर चैंपियन हूँ। मेरा वर्ग जानवरों पर केंद्रित है, इसलिए किसी ऐसे कौशल के बजाय जो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है जिसके पास एक वर्ग है, ये दूसरी तरह से काम करता है। इस कौशल का प्रयोग जानवर पर किया जाता है और फिर वे अपना साथी चुनते हैं, काल ने बताया। बटन मुस्कुराया। मैं एक जादुई जानवर हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझ पर भी यह हुनर इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे किसी को गोद लेने की इजाज़त दे सकते हैं? दाना ने उसकी नाक पर हाथ रखा। दूसरों को परेशान मत करो। तुम्हें तो पूरे गांव ने गोद ले लिया है, इसके लिए तुम्हें किसी हुनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन कैरा से बात की थी और उसने झपकी लेने के लिए अपनी अलग जगह बना ली है, जहां कोई उसे जगाकर काम नहीं करवा सकता। बटन ने मुंह बनाया। काल उसे कभी भी जगा सकता है जब वह अपनी जगह पर हो। अगर तुम्हें नया सोने का स्थान मिल गया है तो जिससे भी वह जुड़ा होगा वह ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि तुम अपनी शिफ्ट न चुको। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। दाना ने छोटे ड्रैगन को याद दिलाया। बटन ने उस पर भौहें चढ़ाईं। एक दोस्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है जिसे तुम हमेशा परेशान कर सको? दाना ने काल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, उसकी कार्यप्रणाली में खामियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह किसी भी तरह सही नतीजे पर पहुंची है। एक किशोर एल्फ ने उनके बगल में नाश्ते के लिए बरिटोस का ढेर लगा दिया और फिर कंबल के पास रेत पर आइस टी का एक जग रख दिया। हमारे बटन को भ्रष्ट मत करो। उसकी मासूमियत ही उसकी खासियत है, उसने चेतावनी दी। दाना ने छोटे ड्रैगन के बालों को झटक दिया, जिससे शाखाएं हिलने लगीं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम हमारे साथ नाश्ते पर आना चाहते थे या कोई काम था? उसने पूछा। ज़रूर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरा भी बटन जैसा ही शेड्यूल है, इसलिए आज मैं पूरे दिन छुट्टी पर हूँ। दाना को स्थिति समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह समूह की दाई थी और उसे कोई बेहतर शब्द नहीं सूझ रहा था। हालांकि बटन के समूह में एकमात्र रिश्तेदार उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन बड़े वन ड्रैगन के पास ऐसे कर्तव्य थे जो उसे दिन के अधिकांश समय व्यस्त रखते थे, इसलिए किसी को बटन को परेशानी से दूर रखने की आवश्यकता थी। वह समूह में सबसे छोटी थी, दिखने में 5 साल से ज़्यादा की लड़की नहीं लगती थी, क्योंकि गांव में कोई भी पुरुष यहाँ स्थानांतरित होकर नहीं आया था। हालांकि जिस गति से ड्रैगन स्वाभाविक रूप से बूढ़े होते हैं, उससे उसकी उम्र कम से कम 10 या 15 साल होनी चाहिए। वह अभी भी बच्चा ही है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति और क्षमता है कि वह सुबह अंडे ला सके। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे अंडे हैं। आपके पास वास्तव में कितनी मुर्गियां हैं? काल ने पूछा, जब उसने रसोइयों को तेल लगे ग्रिल पर मिश्रित अंडों का एक और बर्तन डालते देखा। 20 से अधिक, बटन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। एल्फ ने आंखें घुमाईं। हालांकि वह गलत नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह सही है। 4 जोन में फैले इस स्थान में 400 मुर्गियां हैं। ये मुर्गियां ज़्यादातर कीट नियंत्रण के लिए मौजूद रहती हैं, लेकिन ये मिट्टी को उखाड़कर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करती हैं। अंडे एक बोनस हैं। काल ने अपने मन की बात उस जगह पर फैलाई और समझ गया कि उनका क्या मतलब था। मुर्गियां बिल्कुल खुली जगह में नहीं थीं, उन्होंने उन्हें कुछ एकड़ जगह में रखने के लिए जादुई अवरोध खड़े कर रखे थे। लेकिन इसके अलावा वे बस खुलेआम घूम रहे थे और मुर्गे जैसी हरकतें कर रहे थे। और जैसा कि उन्होंने कहा था, इससे मिट्टी और वनस्पति दोनों को मदद मिल रही थी। आप जानते हैं, हमें छुट्टी पर जाना है, शादी से पहले का हनीमून, क्योंकि उसके बाद हम व्यस्त रहने वाले हैं। तो क्यों न हम यहाँ इस दिन का आनंद लें? कारा और तियान दोनों बाहर दूसरी जगह घूम रहे हैं, लेकिन वे अपनी इच्छा से वापस आ सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। वह जानता था कि वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कैरा पहले भी कई बार उसके स्थान के अंदर बाहर आ जा चुकी थी, सामान इकट्ठा कर चुकी थी और फिर सामान बाहर निकाल चुकी थी। उसके विचारों ने कहा कि वह एक खजाने की खोज की तैयारी कर रही थी, एक उचित परीक्षण मैदान की तरह, जो भी आगे आएगा उसके लिए, लेकिन वह अपने लिए सभी अच्छे पुरस्कार रख रही थी और उन्हें अपने लूट के ढेर से सामान के साथ बदल रही थी।